हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये हमारी विज्ञान की क्लास है और कल की क्लास में हमने जाना था चैप्टर नंबर 1 के बचे हुए कुछ टॉपिक्स, जिनमें हमने पढ़ा था आकाशगंगा के बारे में, उपग्रह के बारे में और भारत के कृत्रिम उपग्रहों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। सो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मृदा एवं फसलें। तो चलिए दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले चैप्टर की, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फसल चक्र के बारे में। क्या होता है फसल चक्र, इसके क्या एडवांटेजेस है, सभी कुछ हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज के थ्रू समझिए कि आखिर फसल चक्र क्यों यूज़ किया जाता है, किसानों के द्वारा क्यों इसका प्रयोग किया जाता है और आखिर है क्या फसल चक्र। तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसानों के पास फसल चक्रण एक ताकतवर हथियार है। यानी जब हम फसलों को बार बार बदल बदल कर अपने खेत में उनकी उगाई करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और एक जैसी फसल लगातार नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फसल चक्र जो है अगर हम अपनाते हैं तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी और अच्छी फसल होगी। लेकिन अगर हम एक ही फसल बार बार लगाते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो पाती उस फील्ड में। तो फसल चक्रण अपनाने से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैवीय प्रक्रिया में सुधार आएगा। इससे उपज बढ़ेगी और पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। तो चलिए, ये तो मोटा मोटी हमने बात कर ली। अब हम विस्तार से बहुत प्रॉपर नोट्स के साथ जानेंगे कि फसल चक्र है क्या। अलग अलग फसलों को तय समय अंतराल और तय क्रम में बोने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने से जमीन की जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है, जिससे उस खास जमीन की उर्वरकता शक्ति बरकरार रहती है। फसल चक्र में साल व 2 साल में उगाई जाने वाली फसलों की जातियों को आपस में बदला जाता है, जिस कारण से आपकी ज़मीन से कीटों और बीमारियों का चक्र भी आसानी से टूट जाता है। यानी अगर हम एक ही फसल लगाए रखें और उसमें कुछ कीटनाशक या फिर कुछ कीट उसमें लग जाते हैं किसी प्रकार के, तो अगर हम दोबारा भी वही फसल उगाएंगे तो वो बहुत आसानी से उसमें सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फसल को बदल दें और वो उन्हें अच्छी नहीं लगती हो तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म होगी। जब तक दूसरे कीट उस फसल के अकॉर्डिंग पनपेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो फसल उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिस कारण से आपकी ज़मीन से कीटों और बीमारियों का चक्र भी आसानी से टूट जाता है और मिट्टी की उर्वरकता क्षमता या शक्ति बढ़ने लगती है। इसके अलावा मिट्टी में कार्बन तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर हम फसलों को बार बार बदल बदल के लगाएं तो उससे कार्बनिक मात्रा भी मिट्टी की बढ़ जाती है और रसायन के उपयोग से अच्छी फसल उग सकती है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि फसल चक्रण के क्या लाभ है। यानी अगर हम फसल चक्र को अपनाते हैं, बार बार फसलों को बदल बदल के उनके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं किसान को। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी जानना होगा आपको। तो फसल चक्र अपनाने से खेत की उर्वरकता क्षमता बनी रहती है, भूमि के पीएच यानी पीएच वैल्यू तथा क्षारीयता में सुधार होता है, रोगों से लड़ने की संभावना या रोग लगने की संभावना कम होती है, वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। क्योंकि अगर हम अलग अलग फसलों को बोएंगे उसमें अकॉर्डिंग टू उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करते रहेंगे फसलों को, तो क्या होगा, आय भी आपकी होती रहेगी। यानी जैसा मौसम वैसी फसल। आगे बात करें, खरपतवारों की रोकथाम भी होती है। और क्या क्या मुख्य बातें हैं,
कि अगर हम क्रॉप रोटेशन, दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं फसल चक्रण को क्रॉप रोटेशन, और क्या होता है, मिट्टी की प्रजनन क्षमता बनी रहती है और हानिकारक रोग, कीड़े तथा उसके साथ उगने वाली जो घास पात होती है वो भी खत्म हो जाती है और फसल चक्र को आपको अधिक उपज मिलती है। यदि फसल चक्र अपनाते हैं तो अधिक उपज मिलती है। हर बार एक ही फसल बोने से भूमि में वैशिले पदार्थ हो जाते हैं। ऐसे में फसल चक्र अपनाने पर आप इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं या इस समस्या से आप आसानी से बच सकते हैं। तो ये तो बात हुई फसल चक्र को अपनाने से होने वाले लाभ के बारे में, और अब हम एक बार विस्तार से जान लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से ये आंसर लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि आखिर फसल चक्र क्या है, या फिर फसल चक्र के सिद्धांत बताइए, उनके लाभ बताइए, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे फसल चक्र के या फसल चक्रण के सिद्धांत क्या होते हैं, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में ही हम जानने वाले हैं। इसके बाद हम एक एक कर इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको समझाने के लिए। तो हमने फसल चक्र क्या बताया, किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की क्रिया को ही फसल चक्र कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको 3 तरह से फसल चक्र समझा दिया है, आपको जो सिंपल लगे आप वो नोट डाउन करिए और अपने एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग ही उससे लिख के आइए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ की है और कोशिश की है कि आपको एकदम से समझ आए सारी चीज़ें। अब बात करते हैं फसल चक्र के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स। दलहनी फसलों के बाद खाद्यान्न फसलें बोई जाए, ये एक प्रिंसिपल है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। उसके बाद गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल उगानी चाहिए, यानी अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि फसल अच्छी हो। अच्छा, गहरी जड़ के जो हम गहरी जड़ वाली जो फसल लगाएंगे उसके बाद उथली जड़ वाली यानी छोटी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद ऐसी फसल उगानी चाहिए जिसमें कि कम पानी की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, और अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल को उगाना चाहिए। अधिकृषण क्रियाएं या भूपरिकरण या निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम कृषण क्रियाएं चाहने वाली फसल को उगाना चाहिए। फसल चक्र ऐसा होना चाहिए कि वर्ष भर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता रहे, ठीक है। जैसे कि धान उगाते हैं तो धान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद कोई ऐसी फसल उगाई जाए जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत कम ज़रूरत पड़ती हो। तो इस तरह से इसके कुछ सिद्धांत हैं। अब इनको हम एक एक कर बहुत ही क्लियर वे में आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो फसल चक्र अपनाते समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला जो कि हमने जाना, दलहनी फसलों के बाद खाद्यान्न फसलों को उगाना चाहिए, ठीक है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है। अब इसके पीछे हम रीज़न जानेंगे कि क्यों दलहनी के बाद खाद्यान्न फसलें क्यों उगाए, ऐसा क्या कारण है, तो वही इसके पीछे का कारण हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें राइजोमियम जीवाणु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। उदाहरण के लिए जैसे चना, मक्का, अरहर, गेहूं, मेथी और कपास इत्यादि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला सिद्धांत देखते हैं। हमने क्या बात की थी कि गहरी जड़ के बाद उथली जड़ वाले फसल को उगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत इस संजयन से फसलों को उगाने से भूमि में विभिन्न परतों से पोषण तत्वों, पानी एवं लवणों का समुचित उपयोग हो जाता है। यानी अगर हर बार हम गहरी जड़ वाली फसल ही उगाते रहे तो क्या होगा, वो मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी और उसे अपने आप को पोषण तत्व अपने आप में समेटने का उसको मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बात की गई है कि पहले इस तरह से अदल बदल के उगानी चाहिए फसल, जैसे कपास, मेथी, अरहर, गेहूँ, चना, धान, इस तरीके से बदल बदल के उगानी चाहिए,
ठीक है। आगे बात करें कि अगली क्या थी, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल को उगाना चाहिए। फसल मृदा में पानी एवं वायु का घनिष्ठ संबंध होता है और किसी एक की मात्रा कम होने पर इस अनुपात में दूसरे अवयव की मात्रा बढ़ जाती है। खेती में लगातार अधिक पानी चाहने वाली फसल उगाते रहने से मृदा का जल स्तर ऊपर आ जाएगा, पौधों की जड़ों का विकास प्रभावित होता है उससे एवं अन्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अतः फसल चक्र में कम सिंचाई चाहने वाली फसल एवं अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल को एक क्रम में उगाना चाहिए, जैसे गन्ना, जौ, धान, चना या मटर आदि। ठीक है, इस तरीके से इनको बदल बदल के, यानी गन्ने के बाद जौ लगा दिए, धान के बाद चना, इस तरीके से इनको बदल बदल के क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। आगे बात करते हैं 2-3 वर्ष के फसल चक्र के बाद खेत को एक बार खाली छोड़ देना चाहिए। जो बच्चे किसान परिवार से बिलोंग करते हैं वो सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या होता है। कई बार बहुत सारी फसल चक्र जब प्रयोग हो जाता है उसके बाद आपने देखा होगा, वैसे हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह से करते हैं, वो अलग अलग फसलों को बदल कर लगाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक बार वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए उस खेत को खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, भूमि की उर्वरकता जो है वो बनी रहती है, उसमें कमी नहीं आती और मृदा में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अतः अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों से पूर्व खेती को एक बार खाली अवश्य छोड़ देना चाहिए, जैसे मक्का, गेहूं, मूंग, ज्वार, चना, और ये 3 वर्षीय फसल होती है जो कि एक क्रम में लगाई जाती है। तो इनसे पहले क्या करना चाहिए, एक बार खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे वो अपने पोषक तत्व अपने आप में फिर से समेट सकें। आगे बात करते हैं, फसल चक्र ऐसा होना चाहिए कि वर्ष भर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता रहे। फसल चक्र निर्धारण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसान के पास उपलब्ध संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, सिंचाई इत्यादि का वर्ष भर सदुपयोग होता रहे एवं किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति फसल चक्र के समावेशित फसलों के द्वारा होती रहे। तो यही था इसके पीछे का कारण। सो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना बिल्कुल मत भूलना। आज हमने डिस्कस किया फसल चक्र के बारे में और कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। Bye.